चलिए आज हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान लूसेंट। देखते हैं इसमें बहुत सारा बच्चों को दिक्कत होता है, जिसमें चैप्टर 1 लाया जा रहा है और इसको अच्छी तरह से आज हम लोग समझेंगे। और लूसेंट ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। इतिहास। देखिए सबसे पहले बता दें कि आपको इसके बाद एक वीडियो जाएगा जो बेसिक लेवल से यानी 0 लेवल से बिल्कुल शुरू से आपको इतिहास बताया जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। ये लूसेंट के मुताबिक आपको बताया जा रहा है इतिहास, आप इसको ध्यान दें। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी देखिए उत्तर से उत्तर में यानी ऊपर उत्तर में और नीचे दक्षिण यानी समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से ज्ञात है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। आपको कभी कभी यही सवाल आपको समझना है, यानी पढ़ने का मुताबिक आपको ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। देखिए देश के नामकरण के बारे में आपको देखा जाए तो बहुत सारा मतों का बहुत सारा अलग अलग इसमें दिया गया है, उसको देख लेते हैं हम लोग बहुत अच्छी तरह से। आइए हम अलग इसको समझते हैं देश के नामकरण के बारे में कि आखिर देश का नाम कितना है, क्यों है, सब इसको देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये देखा जाए भारत देश का नामकरण के बारे में तो ये हो जाएगा आपका आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी प्राचीन नेम जो भारत से भी पुराना है वह आर्यावर्त है। यानी देख ध्यान रखना है कि हमारे देश का प्राचीन नेम पूछेगा तो आपको याद रखना है कौन सा है, आर्यावर्त। और आर्यंस जब हमारे देश में आए यानी आर्यंस लोग हमारे जब देश में आए, ये भी ध्यान रखना है आर्यंस लोग कब हमारे देश में आए तो 1500 BC में। ये BC क्या है तो आपको बता दिया जाएगा बहुत अच्छी तरह से, यानी ईसा से पहले की तिथि है। आपको जब एक BC पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप वो भी देख लेंगे अच्छी तरह से। तो अभी समझे सिर्फ यानी 1500 BC में 1500 BC यानी ईसा पूर्व में भारत में आए थे आर्यंस। और इनका मूल स्थान जो था वो मध्य एशिया था। यानी कई मत का इसमें कई जो वैज्ञानिक थे कई उन लोगों का नाम था कि ये नाम यहाँ से आए थे वहाँ से आए थे, लेकिन सबसे जो आपको एकदम उसका मत जो माना गया है सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे जो जिसको मान्यता दिया गया है उसका नाम था, आपको याद रखना है, मैक्स मूलर। यानी मैक्स मूलर ही ने बताया था कि आर्यंस कहाँ के निवासी थे तो मध्य एशिया के आर्यंस निवासी थे। हालांकि आपको बताएं कि अलग अलग मतों का अलग अलग हेतु था कि आर्यंस यहाँ से आए थे वहाँ से आए थे, लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ था और सबसे जिसका बात माना गया वो था मैक्स मूलर ने ही बताया कि आर्यंस हमारे मध्य एशिया के निवासी थे, यानी मूल स्थान से आर्यंस आए थे। और आपको याद रखना है ये आर्यंस का माना आपको कभी कभी पूछेगा तो ध्यान रखना है श्रेष्ठ होता है। और बहुत अच्छी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है 1500 BC में आए थे, जब सृष्टि के आदि में आर्यों द्वारा इसे बसाए जाने और उनके यहाँ रहने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। तो आप देख लिए सबसे पहला नाम आर्यावर्त, ये आर्यावर्त क्यों नाम पड़ा आपको ये समझ आ गया। आप चलिए देखिए दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका सबसे पहले महाभारत। ये महाभारत से ही ये महाभारत से बना भरत, भरत से फिर सम्राट भरत फिर भारतवर्ष और लास्ट में इसका एक लीजिए तो दूसरा मान लीजिए ये भरत। आपको ये सब नहीं देखना है, आपको समझ लेना है बस इस तरह से कि इस तरह से ये आया भरत। आपको देखिए ध्यान रखना है कि भरत में भी कई तरह के कई भेदभाव है, कोई कुछ और करता है कोई कुछ और करता है। देखिए इसको भी जानते हैं। सबसे पहला देखिए जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका मानना था, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जिनका नाम ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, उनका ग्रंथ के मुताबिक ऋषभदेव के जो थे वो दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था भरत, दो पुत्र थे ऋषभदेव को, आपको याद ध्यान रखना है ऋषभदेव को दो पुत्र थे, एक का नाम था भरत
और दूसरा का नाम था, एक का नाम था भरत और दूसरा का नाम था, तो ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे ऋषभदेव का, एक का नाम था भरत और दूसरा का नाम था आपको गोमटेश्वर। गोमटेश्वर आपको याद रखना है, गोमटेश्वर जो कर्नाटका में सबसे बड़ी भारत का स्टैचू यानी माना जाता है, उसको ध्यान, यानी इसके कारण भी कुछ लोग कहते हैं यानी इन्हीं के नाम, ये भरत जो था इन्हीं के नाम पर रखा गया नाम भारत, यानी भरत से बना भारत। ये कई तरह के इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर भगवान ऋषभदेव यानी उनका पुत्र भी महायोगी के नाम पर भी इसे नाम भारतवर्ष भी पड़ा। तो इस सब आपको ध्यान रखना है कि भारत क्यों पड़ा, भारतवर्ष पड़ा, भारत सम्राट यानी सम्राट के राजा थे, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और सबसे मत जो था वो पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका 2 पुत्र थे और 2 पुत्र, एक ऋषभदेव के 2 पुत्र, एक भरत और दूसरा का नाम गोमटेश्वर। ये भरत पुत्र जो था बड़ा बेटा था और इसी के नाम पे भरत पड़ा आया। लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक भी हम लोग सुन लेते हैं और देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के मुताबिक भरत का नाम प्रयोग किस लिए होता था। इस एनसीईआरटी में आपको क्लास 6 में भी मिलेगा, पढ़ने के दौरान पता चलेगा कि यानी भरत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वालों लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया जाता था। यानी जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, उत्तर पश्चिम आपको पता होगा किस दिशा को कहा जाता था, इसीलिए इस समूह का उल्लेख संस्कृत आरंभिक ऋग्वेद में भी, पुराना ऋग्वेद जो 3500 ईसा पूर्व में मिलता है, इसीलिए भी इसका नाम बताया गया कि भरत रखा गया। तो ये आपको 2 नाम अभी क्लियर हुआ, एक आपका आर्यावर्त और दूसरा नाम भरत क्यों पड़ा आप देख लिए। यानी ऋषभदेव के पुत्र थे 2, इनका नाम था भरत और दूसरा का नाम था गोमटेश्वर। यानी पहले के नाम पे, बड़े बेटा के नाम पे भरत का नाम भरत पड़ा। और एनसीईआरटी के मुताबिक सुन लिए कि उसमें 3500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद के मुताबिक पता चलता है कि इस प्रयोग देश के नाम के लिए होता था, इसलिए इसका नाम भरत पड़ा। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका नाम हो जाएगा हिंदुस्तान। तीसरा आपका हो जाएगा हिंदुस्तान। चलिए हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान को भी सुन लेते हैं किस तरह से पढ़ा। तो देखते हैं हम लोग हिंदुस्तान नाम किसे पढ़ा। तो देखिए हिंदुस्तान सबसे पहले ये भारत पर जब प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, यानी पर्शियन लोग को, यानी फारस। देखिए फारस का ही अभी आधुनिक नेम आपको याद रखना है कि ईरान था। यानी पहले प्राचीन नेम था फारस, अब ईरान हो गया है, यानी ये पुराना नेम था। देखिए क्योंकि याद रखना है कि फारसी भाषा में पहले स का उच्चारण नहीं हो पाता था। यानी जब उन लोगों ने आक्रमण किया तो ये उस वक्त ईरान यानी पर्शियन लोग, उन लोग स का उच्चारण उन लोगों से नहीं हो पाता था। इसीलिए वह बताते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि आक्रमण हुआ तो उस वक्त हमारे देश में इन विदेशियों ने हमारे सिंधु नदी को, यानी हमारे सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी अभी आपको बता दें कि ये उधर पाकिस्तान में, लेकिन पहले बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों आपको याद रखना है कि सिंधु नदी इधर है। तो सिंधु नदी को इन लोगों ने कहा, जब स का उच्चारण ही नहीं हुआ था तो क्या कहे इन लोग सिंधु नदी का हमारे इंदु, यानी यही इंदु से, यही उन लोगों का सिंधु यानी स का तो उच्चारण हो पा नहीं रहा था उन लोगों से। जब ये हमारे देश में प्रथम आक्रमण हुआ तो वही विदेशियों ने सिंधु नदी को इंदु नदी कहा, और उसी नदी और उसी इंदु से हम लोगों को कहीं इंदु और इंदुओं का देश यानी हिंदुस्तान, ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान कहा। लेकिन वही हिंदुस्तान मॉडिफाइड कर पहले हिंदुस्तान था, आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, हिंदुस्तान नहीं पहले हिंदुस्तान था, और इसी हिंदुस्तान को मॉडिफाइड कर एक और हमारे भारत देश का नाम मिला जो हिंदुस्तान। ये आपका 1 2 3 नेम क्लियर हुआ। चलिए आपको अब चौथा नेम देखते हैं। चौथा नेम आपका हो जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं, इंडिया। चौथा नेम कौन हो जाएगा? तो इंडिया। बहुत अच्छी तरह से इसको भी देख लें कि इंडिया किस तरह से नाम पड़ा। तो इंडिया ये हमारे देश का नाम तब मिला जब द्वितीय विदेशी आक्रमण यानी यूनानियों यानी ग्रीक लोगों द्वारा किया गया। तब हमारे ये लोग, ग्रीक जो लोग थे, जब आक्रमण किए तब ये हमारे सिंधु नदी को इंडस
कहकर पुकारते थे, यानी इंडस इंडस। यही इंडस से हमारे देश का एक और नाम मिला इंडिया। और एनसीईआरटी के मुताबिक आपको याद रखना है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो आपको ये इंडिया भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि इंडिया नाम क्यों पड़ा, यानी आपको इंडिया नेम भी क्लियर हो गया, यानी 4 नेम आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। यानी आपको इंडस से, यानी इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया एनसीईआरटी के मुताबिक। और उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जितने भी ईरानी और यूनानी थे, सिंधु को हमारे इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी इंडिया भी आपका बहुत अच्छी तरह से नाम क्लियर हो गया। ये 4 नेम। आइए देखते हैं 5वां नेम। 5वां आपका नेम होगा जम्बू द्वीप। चलिए अभी देखते हैं जम्बू द्वीप किस तरह से पड़ा। तो जम्बू द्वीप आपको ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेख के मुताबिक मिला है, क्योंकि ऐसा बताया गया है, कहा गया है कि जम्बू द्वीप, यानी जम्बू मतलब आपको ध्यान रखना है जामुन का वृक्ष, यानी जामुन का पेड़। आपको याद रखना है कि पहले जो था जामुन का पेड़ बहुत ज़्यादा मिला है इस देश में, यानी बताया गया कि यानी जम्बू द्वीप यानी पूरा पहले वृक्ष था, जो यानी जगह जगह पर यही वृक्ष मिलता था। इसी के कारण बहुत सारा जम्बू यानी जामुन का पेड़ मिलता था। इसी के कारण हमारे देश का नाम एक और नाम मिला, जिसका नाम था जम्बू द्वीप। तो ये भी आपको बढ़िया से क्लियर हो गया कि जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम क्यों मिला। चलिए अब देखते हैं एक और नाम आपको याद रखना है, ये आपका 6ठा नेम हो गया और ये आखिरी हो जाएगा। देखिए ये हमारे देश का एक और नाम मिला, जिसका नाम यंतु या इंतु दोनों कहिए। और इसमें ये हमारे नाम देश का तब मिला जब हमारे देश में चीनी लोग आए, यानी चीनी लोग जब हमारे देश में आए तब हमारे देश का नाम, अब जानते हैं कि उन लोगों का भाषा किस तरह से है, आते ही चाइन चुन चुन चिन कर ले रखते हैं। इसीलिए हमारे देश का नाम ये जब आए तो हमारे देश में आते ही इनका एक नाम और उन लोगों ने दिया जो कहकर पुकारे थे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, आप देख लिए। और यंतु या इंतु यह चीनियों ने नाम दिया है, यानी चीनी यात्रियों ने जब आए तो हमारे देश को यंतु या इंतु कहे। तो चलिए ये 6 नाम बहुत अच्छी तरह से देख लिए। अब आपको डरना नहीं, अब आराम से आपको 6 नाम एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ लिखना है कि हाँ पहला नाम कौन देखिए थे। तो पहला नाम आपको बताया कि आर्यावर्त, आर्यावर्त, दूसरा भारत, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया, 5वां जम्बू द्वीप, और 6ठा आपको बताया यंतु चाहे इंतु। तो ये आपका 6 नाम देश का क्लियर हुआ। आपको बिल्कुल जब आर्यावर्त ख्याल आए तो आपको समझ लेना कि ये प्राचीन नेम है। भारत आए थे ऋषभ देव के जो पुत्र थे, 2 पुत्र, एक पुत्र के नाम पर पड़ा। हिंदुस्तान जब प्रथम आक्रमण हुआ विदेशी का, फर्सियन लोग थे जो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे। इंडिया कैसे है बताया आपको। इस तरह से आपको बार बार रिवाइज करना है, यानी देखते रहना है, समझते रहना है, और एक बार एक फेज को लिखना है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे, यानी क्लियर देखते ही रहना है, आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करते रहना है। एक ही बार पढ़ लेने से, समझ लेने से, पढ़ने में आपको गहराइयाँ होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपको एक बार लिखिए, जो आप समझ लिए बार बार हमारे साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ कि पहला नाम क्या है, दूसरा नेम क्या है, तीसरा नेम क्या है। ये आपका 6 नेम भारत का बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग वापस इसी लुसेंट पे चलते हैं। अब देखते हैं तो ये आपको हमारे मुताबिक, ये देश का मुताबिक देश का नेम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो ये आपको यहाँ तक के बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। अब इसे आपको पढ़ना होगा तो आप एक बार पढ़ लेंगे। अब देखिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आपका प्राचीन भारत है उसमें दिया है कि अब प्राचीन भारत का इतिहास के सूत्र होते हैं, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 सूत्रों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी का विवरण, चौथा पुरातात्विक से संबंधित साक्ष्य। देखिए धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ को हम लोग देखते हैं। देखिए
भारतवर्ष का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यही से आपको सवाल निकालना है। कितना सारा बच्चे जो होते हैं इसको पढ़ते जाते हैं और समझ में नहीं आता है क्या याद करें। तो देखिए यही आपका एक सवाल है। अब पूछेगा आपको कि भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है। आपको ध्यान रखना है, धर्म ग्रंथ पूछेगा तो वेद है, जिसके संकलकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। बार बार पूछा जाता है कि धर्म ग्रंथ जो है जिसके संकलकर्ता कौन है, तो वेद व्यास को माना जाता है। ये आपको ध्यान है। ये वेद जो होता है कुटुम्बकम्भ का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष से मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता, यानी देखिए कहा जा रहा है कि जब ये चारों वेद मिलेंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मिला क्या कहा जाता है, संहिता। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इतना देखें, अब आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको अपने से प्रैक्टिस देखना है कि हाँ हमको कितना आ रहा है, कितना देखें। तो क्या देखें भाई, तो हम आपको बिल्कुल याद करते चलना है, समझ जाना है कब हमको एकदम क्लियर हो गया। अभी देखें सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद। वेद के लिखने के वाले कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। वेद कितना है, तो अभी हम लोग आपको देखें कि पहले देख लेते हैं ऋग्वेद, फिर देखिए यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर एक देखें अथर्ववेद। ये 4 वेद देखे। अभी आपको ये पूछा पढ़े थे कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो आपको देखे थे कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आपको बिल्कुल एकदम एक बार देखना है और पहले याद कर लेना अच्छी तरह से, फिर एक बार लिखना है कि हमको आ रहा है कि नहीं लिखने। आपको एक बार फिर लिख के प्रैक्टिस करना है, फिर देखना है, तब आपको आगे बढ़ना है कि हाँ अब आगे क्या दिया है। इस तरह से आपको याद भी करते चलना है और समझते भी चलना है कि हाँ ये क्या कर रहा है। तो ऋग्वेद से आपको ये हुआ। देखिए अब ये तो आप देख लिए कि ऋग्वेद धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं, वेद कितना है। उसके बाद अब देखते हैं ऋग्वेद। देखिए इसी में से एक ये ऋग्वेद दिया है, वहाँ देखेंगे। इसके बाद 4 वेद था, तो चारों वेदों को पढ़ना है। तो देखिए आज हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं। देखिए रचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, यानी एक क्रम से ज्ञान हासिल करना। रचनाओं यानी रचना को अच्छी तरह से संग्रह करना, यानी इकट्ठा करना, उसको पढ़ना। इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खीलीय पाठ के 11 सूक्तों के सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता, यानी 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खील कहा जाता है। चातुर्वर्णीय में समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण में क्रम से मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। देखिए आपको सबसे पहले आपको ये देख लिया एक अच्छी तरह से। अब इसको याद करिए। अब इसको याद करने के बाद तो हमने देखा खील कहा जाता है, यानी 10वें मंडल में पुरुषोक्त चरणों का उत्पन्न हुए। यानी आपको ऋग्वेद में आप देखें कि 10 मंडल, 10,462 रचना। इसके पढ़ने वाले को आपको पहले एक बार अच्छी तरह से याद कर लेना है कि हाँ ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में आपको कुछ मंडल महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में 9वां मंडल में सोम देवता, 3रा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इसमें रचना कितना है, इसमें सूक्त कितना है, आपको पहले एक बार अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर उसके बाद एकदम बिल्कुल इसको बंद कर देना है। फिर आपको एकदम अच्छी तरह से लिखना है कि चलिए अब हम देखते हैं। तो ऋग्वेद में आपको क्या देखिए कि 10 मंडल है। 10 मंडल में आपको देखिए आप इसमें दिया है कि 3रा मंडल में सूर्य देवता, 2रा मंडल में दिया है सूर्य देवता, 4था मंडल में नहीं दिया है आपको। तो आपको याद रखना 4था मंडल में कृषि का उल्लेख है। जो इम्पोर्टेंट मंडल है 10 मंडल आपको बताया गया, उसी में से आपको 10 मंडल में से कुछ आप देख लें। 5 मंडल मान लीजिए नहीं दिया, 6 मंडल। 7वां मंडल में आपको याद रखना है कि 10 राग युद्ध,
10 राग युद्ध, यानी परुषणी रावी नदी किनारे जो लड़ा गया है 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में लड़ा गया था, जो जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। 8वां में आप पढ़े, इसमें दिया है कि 8वां को आपको हस्तलिखित यानी जिसको खील कहा जाता है, जिसको खील कहा जाता है, इसमें खील का उल्लेख है। 9वां मंडल में आप पढ़े कि सोम देवता, 9वां मंडल में सोम देवता। 10वां मंडल में पुरुषूक्त जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो आपको इस तरह से एक लिखना है। फिर आपको देखना है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। अब देखिए कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। फिर से आपको इसी तरह से देखना है कि ऋग्वेद में कितना सूक्त पढ़े थे, 1028। उसमें रचना कितना था, तो 10,462 था। आपको बिल्कुल इस तरह से सब उसमें से प्रश्न छाट छाट कर निकाल लेना है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है फिर उसको देख लीजिए, फिर उसको सही से देखिए, फिर उसको याद कीजिए, यानी अच्छी तरह से एक बार पढ़ना है, पहले उसमें गहराई से घुसना है और उसके बाद याद करना है। तब आपको देखना है कि हाँ तब हमको याद हुआ। फिर एक बार अपने से लिखिए कितना लिख रहे हैं। अब जब आपको छूट जा रहा है फिर एक बार किताब का सहारा लिखिए, फिर उसमें देखिए कि हाँ हम कितना छोड़े हैं, कितना हमको अब देखना चाहिए, कौन सा हमको जेहन से निकल रहा है, कौन सा हमको दिमाग से जा रहा है, फिर उसको लिखिए, फिर उसको याद कीजिए। यानी इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। यानी चलिए अब हम लोग आगे की, अब ये आज तक यहीं तक रहने देते हैं। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इसके लाया जाएगा। देखिए अब उसके लिए भी बहुत जल्दी लाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।